A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with our lecture 2 of determination of income and employment theory. So now we are going to start with the topic, what is Keynes theory and what are the two approaches of Keynes theory to determine the equilibrium level of income and employment. So let's start. Keynes theory of income determination. So what he said, what the Keynes said, according to Keynes, equilibrium level of income is determined at a point where aggregate demand is equal to aggregate supply. Keynes ये मानता था जहां aggregate demand aggregate supply के बराबर होगी उस पॉइंट पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, बट ये जरूरी नहीं कि उसी पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो। फुल एम्प्लॉयमेंट वहां हो भी सकती है और वहां नहीं भी हो सकती। फिर सुन लो, केन्स asserted that where the aggregate demand is equal to aggregate supply, the economy will be in equilibrium, but full employment situation may or may not be there। तो देखो उसने यही कहा, according to Keynes, equilibrium level of income is determined at a point where aggregate demand is equal to aggregate supply. In case of two sector model, क्योंकि Keynes ने closed economy माना है, जब closed economy मान लिया तो foreign sector खत्म हो गया, और Keynes ने माना there is no government sector, तो दोनों चीजें खत्म। तो अब वहां पर उन्होंने क्या कहा, in case of the two sector model, aggregate demand is equal to aggregate supply। तो एग्रीगेट डिमांड के आपने चार कंपोनेंट्स पढ़े थे, याद करो। पहला कंपोनेंट था प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड और एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब इसमें दो, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर है ना ही फॉरेन सेक्टर है, तो क्या रह गया एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो देखो एग्रीगेट डिमांड की जगह हमने लिख दिया सी कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था आपने, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, क्या? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इसको सिंप्लीफाई किया, सी और सी कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। तो हम केन्स की थ्योरी को दो एंगल से पढ़ेंगे, दो अप्रोचेस से पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और दूसरी अप्रोच इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड डिनोट कर रही है इन्वेस्टमेंट को, एग्रीगेट सप्लाई डिनोट कर रही है सेविंग को। तो देखो इसने यही कहा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई फर्स्ट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग सेकंड अप्रोच। तो अब हमने इसकी कुछ एजम्पशंस मान ली, दो तो मैंने आपको बताई दी, फिर से हम चारों पढ़ते हैं। इट इज अ शॉर्ट रन एनालिसिस। ये हम शॉर्ट टाइम की बात कर रहे हैं, और शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि जो नेशनल इनकम है इट कैन डिफर फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। मतलब जरूरी नहीं है कि जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगी। जो नेशनल इनकम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम से आगे पीछे भी हो सकती है। जो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम का मतलब जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि शॉर्ट रन है। सेकेंड, ओवरऑल प्राइस लेवल इज फिक्स्ड। क्यों? सो दैट द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। हमने प्राइस लेवल को फिक्स्ड मान लिया ताकि प्राइसेस का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर असर जो है वो हम न्यूट्रलाइज कर दें, उसका इफेक्ट ना पड़े, इसलिए ये सेकंड एजम्पशन हमने मान ली। हमने मतलब केन्स ने। थर्ड इज, अभी बताया था मैंने आपको, इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, नो फॉरेन सेक्टर, नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, और चौथा देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये चार एजम्पशंस हैं केन्स थ्योरी की। अब देखो, इसी को अब हम दो अप्रोचेस से शेड्यूल और डायग्राम के बेस पे समझेंगे। सो वी विल मेक अ शेड्यूल एंड डायग्राम बेस्ड ऑन थ्री एज्यूम्ड वैल्यूज। तीन बातें हमने एज्यूम करनी है। ऑटोनोमस कंजम्पशन है 40 करोड़, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात हम एज्यूम कर रहे हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 40 करोड़,
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 और 80%। 100 रुपये में से 80 रुपये हम जो है जो चेंज हुआ उसमें से खर्चने को तैयार हैं, यानी एमपीसी 80% है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी 40 करोड़ है। 3 चीजें मानी है हमने, ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी 40 करोड़, और तीसरी उसने बोला जो एमपीसी है वो कितनी है, हम अपनी इनकम में से कितना खर्च करते हैं, 80%, जो हमारी इनकम में चेंज आता है। तो देखो अब हम यही कर रहे हैं, ये हम स्केड्यूल है, देखो किसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हैं इसके, इस स्केड्यूल के 8 कॉलम्स हैं। अब देखो सबसे पहला कॉलम, मैं जो बोल रहा हूं यही स्केड्यूल आपको समझ आ जाएगा अगर आपने ध्यान से समझ लिया। पहले कॉलम में इनकम, ये हमने 100 से शुरू किया और 100 इंक्रीज करते गए अप टू 600, 100 2 300 4 5 एंड 600, ये आ गया इनकम। अब अगला हमारा कॉलम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमें पता है कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये देखो यहां लिखा भी हुआ है सी बार प्लस बी वाई। अब इनकम तो 100 है, सी बार हमने पहले देख लिया, सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़, तो ये देखो 40 करोड़ प्लस इनकम 100 का 80% खर्च कर रहे हैं, तो 100 का 80 कितना होता है, 80 रुपीज, तो 80 प्लस 40 120 आ गया पहला इनकम का लेवल। इसको हमने क्रैम नहीं करना, लॉजिकली फाइंड करना है। 200 इनकम है, ये तो सेम ही रहेगी, सी बार 40 देखो सब जगह सेम है। और अब 200 का 80% कितना होता है, 160, 160 ये देखो प्लस 40 200। अब आ जाओ 40 सेम रहेगी ऑटोनोमस, 300 का 80% 240 प्लस 40 280, इस तरह से करते जाएंगे, 80 80 जोड़ते चले जाओ, ये हमारे पास आ गई कंजम्पशन। फिर सुन लो, इनकम वाला कॉलम तो हमने लर्न कर लेना है, 100 200 300 400 500। अगले कॉलम को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जो जीरो इनकम पर भी, हमने मान लिया पहले 40 करोड़, एमपीसी भी मान ली 80, 40 प्लस 0.8 यानी 80% ऑफ 100 80 रुपीज 120 आ गया। इस तरह से हम करते चले गए, ये हमारा आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये हो गया पहला कॉलम, मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूं, ये हो गया दूसरा कॉलम। अब तीसरा कॉलम है सेविंग। सेविंग कैसे निकलती है, इनकम माइनस कंजम्पशन, इसमें भी कोई क्रैमिंग नहीं करनी। 100 माइनस 120 तो माइनस का 20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 280 20, 400 माइनस 360 40, 500 माइनस 440 इक्वल टू 60, 600 माइनस 520 80। 3 कॉलम आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे, नहीं तो फिर रिवाइंड करके देखोगे समझ आ जाएंगे। 4th कॉलम पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट याद करो, हमने अभी बताया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी है 40 करोड़, तो सेम हो गई 40 40 थ्रू आउट। अब ये हमारे 4 कॉलम तो याद हो गए, अब बचे अगले 4। 5वां कॉलम है एग्रीगेट डिमांड, अभी पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड किससे बनी है, सी प्लस आई। ये देखो ये 5वां कॉलम है, ये 5th कॉलम, ये 6th 7th और लास्ट में 8th। अभी सुनते जाना ध्यान से, ये जो 5वां कॉलम है ये सी 120 प्लस इन्वेस्टमेंट 40, 120 प्लस 40 160, ये आ गया एग्रीगेट डिमांड। 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 60 440 प्लस 40 480, 520 प्लस 40 560, ये आ गया एग्रीगेट डिमांड। तो हमने 1 2 3 4 5 कॉलम हमने लॉजिकली समझ लिए, रट्टे नहीं लगाए, क्रैमिंग नहीं करी, लॉजिकली समझ लिए। वहां पर तो लॉजिकली करना पड़ेगा सब कुछ। कॉलम नंबर 6 एग्रीगेट सप्लाई। याद रखना, मैंने शुरू में बताया था एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होगी। तो देखो नेशनल इनकम कितनी है 100 2 3 4 5, यही होगी एग्रीगेट सप्लाई। कैसे फाइंड करेंगे, देखो C प्लस एस, सी ये रहा और एस ये रहा,
120 माइनस 20 100, ये देखो ये आ गई एग्रीगेट सप्लाई और यही हमारी इनकम है। सेम 200 प्लस 0 200 और ये देखो इनकम भी 200, बराबर है दोनों। 280 प्लस 20 300 और ये भी 300। 360 प्लस 40 400 और आपकी इनकम भी 400। 440 प्लस ये देखो ये ना C प्लस S, 440 प्लस 60 500 और ये भी 500 और लास्ट 520 प्लस 80 600 और ये देखो ये भी 600। तो ये हमारे 6 कॉलम हो गए। अब 7वां और 8वां कॉलम क्या है? 7th कॉलम है चेंज इन इन्वेंट्री, कितना उसके पास इन्वेंट्री रहेगी, इससे निकलेगा सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट -20 -40 तो -60, 0 -40 -40, 20 -40 -20। अब देखो 40 -40 0, 60 -40 20, 80 -40 40। ये आ गया हमारा 7th कॉलम। अब लास्ट में इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। देखो अब ध्यान देना, केन्स कहता था जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी वहां पर ही सेविंग भी जो आपकी है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। देखो यहां पर एग्रीगेट डिमांड 400, एग्रीगेट सप्लाई 400, देखो ये दोनों बराबर है। और यहीं देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है और इस जगह पर इन्वेंट्री 0 है, 0, ये इक्विलिब्रियम है। अगर इससे पहले है तो उसके पास अभी इन्वेंट्री ये नेगेटिव में पड़ी, -20 -40 -60, यानी ये वाला ये सिचुएशन जो है यहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये जो सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ये सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये शेड्यूल से ही आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और अगर वो कहता है कि ऐसा हो जाए, क्या हो, सपोज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दो सिचुएशन मान रहा है। सपोज क्या हो जाए, सपोज करो कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो क्या होगा। अब पता है जो एग्रीगेट डिमांड है, व्हाट ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग टू परचेज, एग्रीगेट सप्लाई है व्हाट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। तो जब परचेज करने वाले ज्यादा हैं और जो प्रोड्यूस करने वाले कम हैं तो प्रोड्यूसर्स के पास एक रेडीमेड स्टॉक होता है जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री, जो कि उन्होंने एक स्टॉक ऑफ गुड्स रखा होता है एज पर द डिमांड को पूरा करने के लिए। अब जब वो ऐसा होगा तो क्या होगा, वो जो इन्वेंट्री लेवल है डिजायर्ड लेवल, उस डिजायर्ड लेवल से इन्वेंट्री लेवल कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उनको और प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, नेचुरली बात है जब प्रोड्यूस करेंगे तो बढ़ेगी। और जो ये प्रॉब्लम है एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई दोबारा से खत्म हो जाएगी। तो देखो हम इसको पढ़ते हैं, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी तो क्या होगा, इट इंप्लाइज बायर्स आर प्लानिंग टू परचेज मोर। बायर्स जो प्लान कर रहे हैं परचेज करने की वो ज्यादा है, व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, जबकि प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करने की प्लान कर रहे हैं वो कम है। प्रोड्यूसर्स कीप अ रेडी स्टॉक ऑफ गुड्स कॉल्ड इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर्स अपने पास रेडी स्टॉक ऑफ गुड्स रखते हैं जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी तो वो इन्वेंट्री का लेवल अपने डिजायर्ड लेवल से कम हो जाएगा। देखो वो यही कह रहे हैं। सो व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेंट्री स्टार्ट फॉलिंग एंड कम बिलो द डिजायर्ड लेवल। फिर क्या होगा, टू ब्रिंग इट बैक producers expand production and this raises the income level which keeps on rising till again the equilibrium is restored। तो ये वाला केस, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, I इज ग्रेटर देन S,
मैंने कहा था ना एग्रीगेट डिमांड आई को डिनोट कर रही है और सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो सेविंग को डिनोट कर रही है। तो दिस वन फर्स्ट केस। दूसरा केस, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, उल्टा हो गया अब ये वाली सिचुएशन। इस केस में क्या होगा, यहां तो इंक्रीज होगा, देखो लिखा है इंक्रीज, इनकम इंक्रीज होगी, यहां पर कम हो जाएगी। कैसे? इट इंप्लाइज aggregate demand is less than aggregate supply. It means buyers are planning to buy less what the sellers are planning to produce. उनमें दोनों में क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा है, लेने वाले कम है। अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट इन्वेंट्रीज स्टार्ट राइजिंग एंड मूव अबव द डिजायर्ड लेवल। इन्वेंट्री का लेवल जितना था अब वो ज़्यादा हो गया, लेने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, दे विल स्टॉप प्रोडक्शन, ले ऑफ द वर्कर्स। देखो वो यही कह रहा है, एज अ रिजल्ट द प्रोड्यूसर्स कट बैक ऑन प्रोडक्शन एंड ले ऑफ द वर्कर्स। और क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द इनकम लेवल यानी एग्रीगेट सप्लाई एंड इट कॉन्टिन्यूज टिल अगेन aggregate demand is equal to aggregate supply, and once again the equilibrium is restored. ये तो कॉन्सेप्ट आ गया। अब आता है डायग्रामेटिक पार्ट, बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनना, डायग्रामेटिक पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द डायग्रामेटिक पार्ट। ध्यान से देखो, OY axis we are taking here aggregate supply and aggregate demand. OX axis we are taking the level of income. इसका जो अपर पार्ट है, ये वाला डायग्राम का पार्ट, ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई वाले उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसका जो लोअर पार्ट है ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। अब देखो यहां क्या लिया हमने, ऑन Y एक्सिस एंड Y डैश वी टेक सेविंग ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। यहां हमने लिया अगेन एक्स एक्सिस पर लेवल ऑफ इनकम। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये 45 डिग्री की लाइन आप देख रहे हो, एग्रीगेट सप्लाई लाइन है। ये सी मैंने कहा था, हमने उस समय जब आपको मैंने बताया था सी को हम एग्रीगेट डिमांड मान के चल रहे थे, लेकिन ये कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है सी। जहां कंजम्पशन सेविंग बराबर है, ध्यान दो ये पॉइंट E0 पॉइंट बिल्कुल यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस जगह पर आपको पता है इस जगह पर सेविंग भी जीरो होगी, तो ये जीरो सेविंग, ये देखो यहां से सेविंग कर्व है SS, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, जीरो सेविंग, ये यहां तक हो गया डायग्राम। ये तो पहले से भी आप बना चुके हो। अब हमने यहां C+I, ये जो यहां शुरू किया ये C था, इसमें ये एडिशन किया C+I, ये किसको डिनोट कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई को इस पॉइंट पर टच कर रहा है जिसको हमने बोला इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से सीधा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम OM नाम दे सकते हैं, फिर नीचे की तरफ ले गए इधर, ये यहां पर M1 नाम दे दिया। ये जो पॉइंट है जहां एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, बिल्कुल यहां जब हम गए और जहां ये टच करेगा, आपको पता है इन्वेस्टमेंट टोटली कांस्टेंट है, तो यहां से हम एक इन्वेस्टमेंट कर्व हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये देखो इस जगह पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग, देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए, ये देखो, और यहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गई। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लेवल ऑफ इनकम, सेविंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड और लेवल ऑफ इनकम। तो इसके साथ ही हमारी केन्स थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इसको भी केन्स ने इंट्रोड्यूस किया, JM केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। अब केन्स ने क्या कहा, जब भी कभी इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, whenever there is change in the initial investment, there will be change in the income.
अल्टीमेट चेंज इन द इनकम, बट इट इज मेनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कहता है जब भी कभी हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो इनकम में बदलाव आएगा। कितने गुना आएगा उसको हिंदी में बोलेंगे गुणांक, इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लायर। क्योंकि इसको केन्स ने इंट्रोड्यूस किया इसलिए इसको केन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, और इसको कैपिटल के से हम डिनोट करते हैं। आओ शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय केन्स, आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डिनोटेड बाय कैपिटल के। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। अभी बताया था, इट इज अ इकोनॉमिक फैक्ट, ये एक फैक्ट है। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आईटी का मतलब यहां पर है आई एंड स्मॉल टी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज, वाई का मतलब इनकम। इट इज मेनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और इनकम जो बढ़ेगी वो इन्वेस्टमेंट से कई गुना बढ़ेगी। द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो हमने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया 10 करोड़, इनकम बढ़ गई 100 करोड़, तो मल्टीप्लायर हो गया 10 टाइम्स। अब हम मल्टीप्लायर का एमपीसी और एमपीएस के साथ रिलेशन पढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर का पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बढ़ेगी, एमपीसी कम हो जाएगी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एमपीएस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कम, यानी दोनों में कैसा रिलेशन है, एमपीएस और मल्टीप्लायर में इनवर्स। ये हम कुछ इक्वेशंस के थ्रू समझेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 है के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अभी पढ़ा है हमने, ये डेफिनेशन है इसकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमें पता है चेंज इन द इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। तो हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है उसकी जगह पुट कर दिया के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, बिकॉज चेंज इन द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। आपको पता है सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, तो चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन किसके बराबर है, चेंज इन सेविंग, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डेल्टा वाई से हमने डिवाइड कर दिया। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सिंप्लीफाई किया, 1 के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसके बराबर है, एमपीसी के, तो के इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी। ये तो अगी इक्वेशन नंबर 4 कैसा रिलेशन बता रही है कि एमपीसी का और के का पॉजिटिव रिलेशन है। आप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे उतना बढ़ती जाएगी, 0.2, 0.5, 0.8, तो देखना के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर है, एमपीएस के, तो के इनवर्सली रिलेटेड है एमपीएस के साथ और के पॉजिटिवली रिलेटेड है एमपीसी के साथ। यही बात हमने यहां लिखी है, एमपीसी एंड के आर पॉजिटिवली रिलेटेड वेयर एज एमपीएस एंड के आर इनवर्सली रिलेटेड। अब यहां पर हम शुरू कर रहे हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट, वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। तो ये तो हमने पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के, रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड के और एमपीसी में पॉजिटिव और एमपीएस और के में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, देखो ये लिखा भी हुआ है यहां पर, इट मीन्स एमपीसी एंड के आर पॉजिटिवली रिलेटेड वेयर एज एमपीएस एंड के आर इनवर्सली रिलेटेड। टू स्पेशल केसेस, अगर एमपीसी 1 हो तो के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, के इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। जब एमपीसी 0 होगा तो के की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये 2 स्पेशल केसेस है। अब हम बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। देखो वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि एक बंदे का खर्च दूसरे की इनकम है, बस ये याद रखना है। वन पर्सन's एक्सपेंडिचर इज द अदर पर्सन's इनकम। देखो यहां से शुरू हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लायर और द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन's एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन's इनकम। सपोज वी आर गिवन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, ये हमें गिवन है कि चेंज इन जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास है 100 करोड़। ये फर्स्ट बात हो गई। एमपीसी हमने मान ली 0.8,
अब वो कहता है इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन टू जनरेट द इनकम। इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? इनकम को जनरेट करने के लिए। द टोटल इंक्रीज इन द इनकम इज अ सेवरल राउंड्स एज शोन बिलो। द टोटल इंक्रीज इन इनकम इज इन सेवरल राउंड्स। अब देखो यहां एक हमने शेड्यूल बनाया है, वही उसके बारे में वहां लिखा हुआ है। पहले मैं आपको ये शेड्यूल समझा देता हूं। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। अब ध्यान से सुनना, पहले कॉलम में तो राउंड्स है 1 2 3 4 ऑल राउंड। दूसरे कॉलम में शुरू में हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया 100 करोड़। जब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई तो जिससे हमने वो गुड्स ली उसकी इनकम बढ़ी, तो चेंज इन इनकम पहले राउंड में हो गई 100 करोड़। हमने मान लिया एमपीसी 0.8 है, जिसके पास वो इनकम गई उसका वो 80% कंज्यूम करेगा, तो 100 करोड़ का 80% होता है 80 करोड़। देखो कैसे निकाला, चेंज इन इनकम इंटू एमपीसी, 100 इंटू 0.8, 80 करोड़ खर्च किया, 20 करोड़ सेविंग में चला गया। अब जो खर्च किया तो वापस आ गया, वो खर्च किसी ने किया तो दूसरे की इनकम हुई। अब ये 80 करोड़ वापस आया सेकंड राउंड में, टोटल हो गया 180 करोड़। इस 80 का फिर हमने 0.8 खर्च किया 64 करोड़, 16 करोड़ सेविंग चली गई। फिर 64 करोड़ का जो हमने परचेज किया, किसी की इनकम तो बढ़ी जिससे हमने गुड्स ली, अब 64 करोड़ फिर वापस आ गया। इसका 0.8 51.20 करोड़ हमने खर्च किया और 12.80 फिर सेविंग में चला गया। फिर जिससे खर्च किया वापस आया फोर्थ राउंड में 51.20 का 80% 40.96 करोड़, 10.24 फिर चला गया सेविंग में। अब टोटल क्या होगा, टोटल इंक्रीज इन इनकम होगी 5 गुना, क्योंकि याद करो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, फॉर्मूला है 1/1 माइनस 0.8। हमने मानी है एमपीसी 0.8, देखो तो 1/1.2 और ये हो गया 10/2 5 टाइम्स। देखो अब इसका मतलब इनकम बढ़ेगी 5 गुना, 100 करोड़ से सीधा 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया, 5 का मल्टीपल 500। उसका 80% कंज्यूम करेंगे तो 500 का 80% कितना होता है 400 करोड़, और 20% सेविंग में चला गया। और याद रखो जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन सेविंग दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। सेम यही चीज मैं अब आपको यहां से पढ़ के बता रहा हूं, ये मैंने समझा दिया। फर्स्ट राउंड, इन्वेस्टमेंट मींस एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोड्यूसर गुड्स, सो इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ रेजेस द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ दीज गुड्स बाय 100 करोड़। ये फर्स्ट राउंड इंक्रीज है। सेकेंड राउंड इंक्रीज, गिवन द एमपीसी 0.8, पीपल स्पेंड 80% ऑफ दिस ऑन कंजम्पशन, दैट इज 80 करोड़। दिस रेजेस द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय 80 करोड़। इट इक्वल्स 80% ऑफ द फर्स्ट राउंड इंक्रीज। टोटल इंक्रीज इज 100 प्लस 80, 180 करोड़। ये आ गया सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड, गिवन द एमपीसी 0.8, ऐसे ही आपने लिखते जाना है। पीपल अगेन स्पेंड 80% ऑफ दिस 80 करोड़ यानी 64 करोड़, एंड विच लीड्स टू another increase in the income of 64 crore of the producer of consumer goods. At the end of the third round, total increase is 100 plus 80 plus 64 244 crore. अब बार बार नहीं लिखना हमने, लास्ट में all round increase. In this way, national income goes on increasing round after round, but the increase in each round is 80% of the increase in the previous round. The overall result is change in the income 500 crore, मैंने बता दिया, which is partly used for consumption 400 crore, partly used for saving 100 crore. Note, change in the income and ultimately change in saving is 100. At this time the process will stop. We have seen that national income increases in several rounds. It stops when change in investment is equal to change in saving. This equal to this. अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। हालांकि ये इतना सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए, नॉट एग्जैक्टली कि आपको डायग्राम पूछेंगे कैसे। देखो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑन एक्स एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ऑन वाई एक्सिस। ये देखो एग्रीगेट सप्लाई कब, एग्रीगेट डिमांड कब, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। मान लो हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज इतना आया, नई एग्रीगेट डिमांड कब होगी AD1, कितना चेंज आया, सपोज इट इज फ्रॉम A to B दिस मच। अब देखो, और हमारी इनकम में चेंज आया ज़्यादा, इसका मतलब
initial increase in the investment, with increase in the investment, income increases many times more than increase in investment. This is called the concept of multiplier. लो बेटे, फिर हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक चैप्टर हमारा इस यूनिट का रह गया और आपके सिलेबस का रह गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से अपने एग्ज़ाम दोगे और इसके साथ ही आपकी जो है इस बुक के बाद एक चैप्टर सिर्फ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का बचा है। ये सिर्फ हमारा मिड टर्म नहीं, फाइनल के सिलेबस ही हमारा मैक्रो का कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से कर लो, रिवाइज करो, थोड़े थोड़े अपने नोट्स बनाओ और बढ़िया तरह से एग्ज़ाम दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मिड टर्म एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।